हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस एंड और हम एडुकेटर के एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, आज हम इसमें अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी आपका बन चुका है, तो सबसे पहले आपको वो चैप्टर देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्ट 1 देखना है। उसके बाद आप देन पार्ट 2 को देखेंगे, क्योंकि अगर जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पहला पार्ट ज़रूर देखना है, उसके बाद देन ये दूसरा पार्ट आपको देखना है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि भाई जो सोसाइटी होती है उसके कुछ नियम कानून भी होते हैं। अगर हम सोसाइटी में कुछ नियम कानून नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, सोसाइटी बिखर जाएगी। जितने भी सोसाइटी के मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, अपनी अपनी विचारधाराएं लेके आएंगे, अपने अपने जो उनका मन करेगा वो करेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। तो इससे क्या होगा, समाज में अभद्रता फैलेगी। मतलब समाज क्या हो जाएगा, गंदा होना शुरू हो जाएगा और सब एक दूसरे से क्या करने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे और धीरे धीरे समाज क्या हो जाएगा, टूटता चला जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी अगर हम सोसाइटी बनाते हैं या फिर हम समाज बनाते हैं, तो समाज में क्या होते हैं, समाज के कुछ नियम कानून होते हैं। तो इसी चैप्टर में हम क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक स्थिरीकरण की। देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब होता है कि समाज में आपने देखा होगा दो लेवल पाए जाते हैं। दो लेवल क्या होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लेवल क्या होता है, जिन्हें हम गरीब बोलते हैं, है ना। और सेकंड लेवल क्या होता है, जिन्हें हम अमीर बोलते हैं। तो दो ही तरीके के लोग क्या होते हैं समाज में पाए जाते हैं, छोटा और बड़ा, ऊंच और नीच, है ना। दो ही स्तरीकरण होते हैं। तो हम देखते हैं कि समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों का ऊंचा और नीचा यानी कि छोटा और बड़ा, इस आधार पर उनको बांटना क्या कहलाता है, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, तो स्तरीकरण का मतलब होता है डिवाइड होना। स्तरीकरण का मतलब होता है डिवाइड होना। और सामाजिक मतलब होता है समाज। यानी कि जब समाज को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि उसमें किसके आधार पर, या तो अमीरी गरीबी के आधार पर, या फिर इनकम के आधार पर, या फिर आप खाने के आधार पर, तो वो सब कुछ अलग होता है। तो समाज में सिर्फ दो ही तरीके के लोग रहते हैं, एक अमीर वर्ग रहता है और दूसरा, एक अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। ये दो ही प्रकार के क्या होते हैं, स्तरीकरण होते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो स्तरीकरण होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, सामाजिक होती है। सामाजिक प्रकृति का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो समाज होता है वो पहले से ही ऑलरेडी अपने आप को डिवाइड करके चलता है। मतलब जब समाज बनता है तो समाज ऑलरेडी पहले से ही अपने आप को डिवाइड करके चलता है। आपने देखा होगा कि अगर एक बच्चा अंबानी के यहाँ पर पैदा हो रहा है तो वो ऑलरेडी पैदा होते ही अमीर हो गया। लेकिन एक बच्चा रिक्शे वाले के घर पैदा हो रहा है या फिर झुग्गी झोंपड़ियों में पैदा हो रहा है, तो वो पैदा होते ही क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो आगे चल के उसी तरीके की कैटेगरी को अपना लेता है। तो यही क्या होता है, इसीलिए इन्होंने बोला जो स्तरीकरण होता है वो नेचुरल सोसाइटीज होता है, यानी कि नेचुरल, वो पहले से ही हमारे नेचर में मौजूद होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, स्तरीकरण काफ़ी पुराना होता है, मतलब काफ़ी पुराना हो चुका है। ये पहले के जो लोग थे, जब हमारी सोसाइटी बननी शुरू हुई थी, पहले जो हमारे आदि मानव थे, आदि मानव धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुए। उसके बाद वो समाज में रहना लगे, समाज में रहने के बाद वहीं से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। उसके बाद में प्रत्येक समाज में स्त्रीकरण पाया जाता है। आप किसी भी समाज को ले लो, किसी भी समाज को उठा लो, पर्टिकुलर, मैं किसी एक पर्टिकुलर समाज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी समाज को उठा लो। आप अपने अपने समाज में देखो, अगर कोई अलग अलग समाज का इस वीडियो को देख रहा है तो आप अपने समाज में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, वहाँ पर अमीर भी होंगे और गरीब भी होंगे, है ना। वहाँ पर आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। तो इसलिए क्या कह रहा है, समाज में प्रत्येक क्या होते हैं, स्तरीकरण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें समाजीकरण के भिन्न, विभिन्न, विभिन्न मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि आयु, वर्ग और जाति।
समाज में आपको देखिए स्त्रीकरण मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्त्रीकरण का मतलब होता है समाज को बांट देना। अब जब समाज को हम बांट सकते हैं, चाहे वो आयु के आधार पर बांटे, है ना, या फिर हम उसको जाति के आधार पर बांट सकते हैं, या फिर हम उसको अमीरी और गरीबी के आधार पर बांट सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर हम उसको वर्ग के आधार पर बांट सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब क्या होते हैं। उसके बाद में हम उसके अंदर जाति बांट सकते हैं, उस जाति के अंदर भी उप जातियाँ होती हैं, तो उसके आधार पर वो क्या होता है, स्त्रीकरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्त्रीकरण के, जीवन शैली में भिन्नताएं पाई जाती है। जीवन शैली मतलब रहना सहना, दिन में वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या त्योहार मनाते हैं, तो ये हर सोसाइटी का, हर स्त्रीकरण का एक अलग रूप होता है। आप जातिवाद भी देखिए, जाति में भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। आप एज वर्ग में भी चले जाइए तो अलग 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 व्यवहार करते हैं। आप देखेंगे 15 साल से नीचे के बच्चे अलग व्यवहार करते हैं, 5 साल से नीचे के बच्चे अलग व्यवहार करते हैं, उसके बाद 15 से 20 इसके ऊपर चले जाओ तो अलग व्यवहार करते हैं, फिर 30 से ऊपर के लोग अलग व्यवहार करते हैं, 50 से ऊपर के लोगों का व्यवहार ही अलग हो जाता है। तो मतलब क्या होता है, ये अलग अलग इनकी जीवन शैली है, रहना सहना बोलना चलना, ये सब क्या होता है इनका डिफरेंट डिफरेंट होता है। यही क्या होता है सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जाति के आधार पर स्त्रीकरण, यानी कि अगर हम जाति के आधार पर इसको बांटते हैं तो जाति के आधार पर हम कैसे बांटेंगे। तो देखिए, जाति व्यवस्था के स्त्रीकरण में ब्राह्मण ऊंचे माने जाते हैं और जो शूद्र होते हैं वो निचली जाति के माने जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो उसको सिर्फ क्या है, 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले के लोग ब्राह्मण, जो आपके ब्राह्मण होते हैं, है ना, उसके बाद में आते हैं आपके क्या आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद में आपके क्या आते हैं, जो आपके क्या होते हैं, शूद्र, वेश्य आते हैं, ठीक है, वेश्या, उसके बाद में आपके आते हैं शूद्र, ठीक है। जो शूद्र होते हैं ये छोटी जाति के होते हैं, वेश्या अलग जाति के होते हैं, क्षत्रिय अलग जाति के होते हैं, ब्राह्मण अलग होते हैं। तो पहले हमारे जो ग्रंथ हैं इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रह्मा जी का अवतार माने जाते हैं, तो इनको बड़ा पद दिया जाता है, इनको ऊंचा माना जाता है ना, ये इनको क्या बोलते हैं, हमारे समाज में बहुत इज्जत दी जाती है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं क्षत्रिय। इनका काम होता था पहला रक्षा करना, सैनिक विभाग में थे। उसके बाद में वेश्य, ये क्या करते थे, ये देख रेख वगैरह करते थे। और जो शूद्र होते थे ये वर्किंग थे, ये कारीगर थे। तो इसलिए इनको ये काम वगैरह सारी चीज़ ये करते थे, हर चीज़ को बनाना, क्या क्या काम होना है ये सारी चीज़ की देख रेख ये करते थे। तो शूद्र को सबसे छोटा माना जाता था और ब्राह्मण जाति को सबसे बड़ा। ये जाति के आधार पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, यह स्त्रीकरण अब पूर्णतः बंद हो चुका है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत पहले की बातें होती है, जब राजा महाराजा, जब उस समय पर हम रहते थे तो उस समय की बात थी। लेकिन अब इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद में जाति संरचना में प्रत्येक जाति का जो क्या है, स्थानांतरण है, यानी कि स्थानांतरण ऊंचा हो सकता है या फिर उसके आधार पर बटा हुआ होता है, यानी कि ऊंचा नीचा या फिर किसी भी आधार पर बना हुआ होता है। हम मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई अलग अलग कास्ट है, अगर मैं आपको पर्टिकुलर कोई कास्ट बोलूँ, अगर वो उस कास्ट का बंदा हुआ और दूसरा दूसरी कास्ट का, तो वो भेदभाव करने लग जाएगा और मुझे गलत समझेंगे, है ना। तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। आप देख सकते हैं अपनी अपनी कास्ट में, देखिए उसमें ऊंच नीच भी होती है, आप खुद समझ जाइए। अपने आसपास के लोग देखिए, अपने रिश्तेदारी में देखिए, अपने जो मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं उन्हें देखो, खुद आपको पता चल जाएगा कि ऊंच नीच क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, समाज में उसी जाति का क्या हो जाता है, वो स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण मतलब वो उसी जाति का प्रचार करता है, उसी जाति में रहता है, उसी जाति के सारे रूल्स को फॉलो करता है। अगर हम नेक्स्ट देखें कि समाज में 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 समाज में इनको बांटा गया है, 4 उसमें वर्णों में विभाजित करा गया है। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद पुराण हैं, उनमें इन्हीं 4 में क्या करा गया है, लोगों को बांटा है, उनके समाज और उनकी जातियों को इन्हीं उसमें बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान,
यानी कि जैसे जैसे लोग आगे चलते चले गए, पढ़ते चले गए, स्कूल जाने लगे, समझ आने लगी, तो वैसे वैसे जाति व्यवस्था भी बदलने लगी, है ना। आज की डेट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जाति व्यवस्था को मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। अदरवाइज 90% लोग जाति प्रथा को नहीं मानते, जो आज की जनरेशन के। तो इससे क्या है, वो पढ़े लिखे हैं, वो सारी चीज़ों को समझते हैं। तो जो अच्छा पढ़ जाता है, अच्छे पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, तो वो इन चीज़ों पर विचार नहीं करते। तो खान पान संबंधी प्रतिबंध, उसमें जो प्रतिबंध थे, उसमें आपका परिवर्तन देखने के लिए मिला है। मतलब अगर हम बात करें, पहले के लोग अलग तरीके का खाना खाते थे, आज की डेट में अलग तरीके से खाते हैं, है ना। आपने देखा होगा पहले के जो लोग होते थे, जो पहले के लोग थे, वो आप कभी भी देखना कि उनके खाने में भी डिफरेंस होता था, उनके हर चीज़ में डिफरेंस होता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक साथ खाते हैं, सब एक ही तरीके का खाना खाने लग गए हैं। नेक्स्ट, व्यवसायिक प्रतिबंधों में भी क्या है, परिवर्तन आया है, काम काज में भी परिवर्तन आया है, विवाह से संबंधित रीति रिवाज में भी परिवर्तन देखने को मिला है, और शिक्षा से संबंधित परिवर्तन भी देखने के लिए मिले हैं। अगर आपसे पूछे जातिवाद में कौन कौन से परिवर्तन आए, तो खाने पीने का परिवर्तन आया है, खान पान का। व्यवसायिक परिवर्तन आया, व्यवसायिक मतलब काम, जो काम वगैरह हम करते हैं उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। विवाह से संबंध पर जो परिवर्तन है वो देखने के लिए मिला है। शिक्षा से संबंधित परिवर्तन भी देखने को मिला है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वर्ग के आधार पर स्तरीकरण। वर्ग मतलब क्या होता है, देखो, वर्ग के आधार पर स्तरीकरण का मतलब होता है जन्म पर ये आधारित नहीं होता है, ये वर्ण, कार्य, योग्यता, कुशलता, शिक्षा, विज्ञान पर आधारित होता है। मतलब अगर बच्चे ने कभी जन्म लिया है तो उसके जन्म पर ये आधारित नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि उसका समाज में क्या रेपुटेशन है, क्या चीज़ है। यानी कि उसमें कार्य कुशलता है, योग्यता है, या शिक्षा है, विज्ञान, मतलब अलग तरीके की उसकी सोच है, तो वो अलग तरीके का वर्ग में कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वर्ग के द्वारा सबके लिए, मतलब जो अगर हम बोले ना कि वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसी चीज है, इसमें आप कोई भी अपनी कुशलता को लेकर आ सकता है। बोलते हैं ना, हमेशा इसके दरवाजे खुले रहते हैं। जैसे आप पढ़े लिखे हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं, धीरे 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 आप जब अच्छा पढ़ जाएंगे, आप कोई गवर्नमेंट अफसर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो मतलब अगर कोई गवर्नमेंट अफसर बनेगा तो वो गवर्नमेंट कैटेगरी में आ जाएगा, वो ऑलरेडी वर्ग अलग, उसका वर्ग बन जाएगा। कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो अपनी सोसाइटी अलग से बना लेगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, इसका दरवाज़ा हमेशा खुला है, बस आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। सारी चीज़ ये योग्यता, कार्य, शिक्षा, कुशलता, विज्ञान या फिर नौकरियां, ये आपके बुलाना चाहती हैं, बस आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। आप कितना अच्छा पढ़ते हैं और कितना अपना एजुकेशन बहुत अच्छी डेवलप करते हैं, तो उसी हिसाब से आपका वर्ग बनता है। व्यक्ति अपने वर्ग को बदल सकता है अगर प्रयास करे तो, है ना। अगर वो चाहे तो वो अपने वर्ग को बदल सकता है। वो चाहे, बोलते हैं ना यार हम, कि हमारा बाप भी गरीब था, हम रिक्शा चलाते हैं, हम ये फल बेचते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो नहीं, अगर आपके पिताजी रेडी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो आप अच्छा पढ़ लिख कर क्या कर सकते हैं, उनके वर्ग को बदल सकते हैं, आप अपनी पूरी सोसाइटी चेंज कर सकते हैं, आप अपना वर्ग चेंज कर सकते हैं। अगर आप मध्यम निम्न वर्ग में आते हैं तो आप मेहनत कर कर, अच्छा पढ़ लिख कर आप उच्च वर्ग में भी आ सकते हैं। तो इसलिए वर्ग को कितने 4 भागों में डिवाइड करा गया है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और कृषक वर्ग। कृषक वर्ग में जो किसान लोग होते हैं, जो गांव में खेती वगैरह करते हैं, वो ये लोग आते हैं। धीरे धीरे फिर वो डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के बाद में फिर वो उच्च वर्ग की ओर निकल जाते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है वर्ग के प्रकार कितने होते हैं, या फिर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से वर्ग वर्ग के कौन से प्रकार नहीं हैं, तो आपको एक, दो, तीन मतलब गलत दे देगा और एक ठीक दे देगा, या फिर आपको 3 ठीक दे देगा, एक गलत दे देगा, उसमें से आपको टिक करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट, अगर हम बात करें अब जाति और वर्ग में अंतर क्या होता है। देखो, जाति अलग होती है और वर्ग अलग होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। जाति जन्म पर आधारित होती है, जहां आपने जन्म लिया है, जिस जाति में जन्म लिया है, आप वही कहलाएंगे। लेकिन वर्ग आप चेंज कर सकते हैं, वर्ग आपके सामाजिक परिस्थिति के आधार पर आधारित होता है।
समाज में आप कैसे रहते हैं, समाज में आपका रुतबा क्या है, समाज में आप किस वर्ग में आते हैं, समाज में क्या आपकी रेपुटेशन है, वो आपका वर्ग डिसाइड करता है। जाति एक बंद समूह है, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। ये खुली समूह है, ये खुली व्यवस्था है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। विवाह, खान पान आदि में कठोर नियम होते हैं, इसके कोई कठोर नियम नहीं हो सकते। जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है, मतलब ये आप चेंज नहीं कर सकते। ये आपने अगर एक जाति के हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो जाति आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है, ये चेंज हो सकती है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप अपने आप को काबिलियत लेके आते हैं, अपने अंदर आप अगर काबिलियत को जन्म देते हैं, अपनी कुशलता का आधारित आप मेहनत करते हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यह प्रथा तंत्र एवं राष्ट्रवाद प्रतिकूल होती है, लेकिन ये जो प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद प्रतिकूल के बंधक होती है, यानी कि ये प्रतिकूल मतलब उसके क्या होती है, अपोजिट साइड होती है, ये उसके अधीन काम करती है। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर हम बोलें कि एक व्यक्ति पैदा हुआ, जैसे एक बहुत अच्छे व्यक्ति का और एक महान व्यक्ति का थॉट है कि इंसान जब पैदा होता है वो उसके वश में होता है कि वो पैदा गरीब हो रहा है ना? मतलब इंसान जब पैदा होता है, गरीब होना उसके वश में है, लेकिन अगर वो गरीब मरता है तो वो क्या है, समझ रहे हो ना? कि अगर इंसान पैदा हो, सपोज करो इंसान पैदा हुआ, वो गरीब पैदा हुआ है ना, तो वो क्या कर सकता, वो उसकी नीति है, वो जहाँ पैदा हुआ ठीक है। एक बिल ग्रेड है, उनका थॉट है कि इंसान पैदा जब गरीब होता है तो वो उसके वश में नहीं होता, लेकिन अगर वो इंसान गरीब मरता है तो वो उसके लिए बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि अगर वो समाज में आया है, पहले हर कोई गरीब होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, अपनी कुशलता पर, अपनी योग्यता के आधार पर क्या होता है, समाज का अपना रुतबा कायम करता है और वो वर्ग बनाता है, अपना एक उच्च वर्ग बनाता है। तो गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना पाप होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने जाति और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति की। सामाजिक परिस्थिति क्या होती है? देखिए, परिस्थिति व्यक्ति को समाज में क्या देती है, प्राप्त स्थान है, मतलब समाज में उसकी रेपुटेशन क्या है, क्या उसको समाज में इज्जत मिलती है। तो परिस्थिति को प्रमुख तौर पर दो भागों में क्या करा गया है, बांटा गया है। और किसने बांटा था? रोल्फ लिंटन। याद रखना, रोल्फ लिंटन। जो रोल्फ लिंटन थे, इन्होंने समाज के अंदर जो परिस्थिति है उसको दो भागों में डिवाइड किया था। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है, एमसीक्यू के अंदर अगर आपसे पूछता है कि सामाजिक परिस्थिति को किसने दो भागों में बांटा था, तो रोल्फ लिंटन ने बांटा था। या फिर आपसे पूछ सकता है कि रोल्फ लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को कितने भागों में बांटा था, तो दो भागों में बांटा था। वे दो परिस्थिति हैं आपकी, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति मतलब होता है, प्रदत्त का मतलब होता है जो पैदाइश मिलती है, पैदाइश मतलब जन्म के आधार पर होती है, उसको बोलते हैं प्रदत्त परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति जन्म पर आधारित होती है, जो कि बिना किसी प्रयास के स्वयं ही अपने आप मिल जाती है, इसके लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। जैसे कि जाति, नातेदार मतलब जो रिश्तेदार होते हैं वो, जन्म, लिंग भेद और आपका आयु भेद, ये सब क्या होते हैं, जन्म के आधार पर ही डिसाइड कर दिए जाते हैं। जैसे ही आप पैदा होते हैं तो ये सारे रिश्ते ऑटोमेटिकली, ये सारे चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन अर्जित, अर्जित का मतलब होता है प्राप्त करना, ध्यान रखना, प्राप्त करना। ठीक है, अर्जित मतलब होता है प्राप्त करना। तो अर्जित का मतलब प्राप्त करना कि जिन पदों को या स्थानों को आप समाज में आते हैं और अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर प्राप्त करते हैं। मतलब आप समाज में आते हैं, आप समाज में रहकर अपने गुणों के आधार पर, अपने कुशलता के आधार पर, अपने स्किल के आधार पर आप क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं अर्जित परिस्थिति। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? शिक्षा, है ना, जैसे कि पढ़ लिख कर आप अच्छे सोसाइटी में आप
बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, आईएएस बन गए, पुलिस वाले बन गए, टीचर्स बन गए, है ना। अदरवाइज और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, या फिर और किसी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। तो वो क्या होता है, शिक्षा आपको समाज में आकर ही सीखनी पड़ती है। प्रशिक्षण मतलब आपका होता है, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग, यानी कि आप यहाँ पर काम करेंगे, उसको सीखेंगे, जिसे हम स्किल बोलते हैं, हुनर बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, धन, यानी कि पैसा, दौलत, व्यवसाय और राजनीति, सत्ता। ये सब आप क्या करते हैं, समाज में आते हैं। समाज में आने के बाद आप देखते हैं अपने चारों तरफ, तब उन चीज़ों को आप सीखते हैं। इनको आपको प्राप्त करना होता है अपने दम पर, लेकिन जो पैदा होते ही मिल जाती है वो आपको जाति, रिश्तेदार, जन्म, लिंग भेद और आपका आयु भेद, ये सब क्या होता है, पैदा होते ही आपको विरासत में मिल जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रदत्त। प्रदत्त मतलब जो विरासत में मिला हुआ है, आपको पैदा होते ही मिल जाता है ना। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सामाजिक परिस्थिति, देखिए सामाजिक परिस्थिति क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया प्रदत्त परिस्थिति होती है और आपका अर्जित परिस्थिति होती है। देखिए अब इसमें से आपको देखिए समझना है कि कौन सी चीज क्या होती है। जैसे प्रदत्त परिस्थिति, पुत्री पैदा होते ही बेटी बन गई, बहन बन गई, है ना, स्त्री बन गई, 17 साल की उम्र है, अमेरिकन या अफ्रीकन। तो ये जो आइडेंटिटी होती है, ये सारी आइडेंटिटी होती है प्रतिपादित, यानी कि आपका प्रदत्त। प्रदत्त मतलब जो पैदा होते ही आपको मिल जाता है। लेकिन जो अचीवमेंट होती है, जो आपको अचीव करना होता है, जैसे मित्र आपको खुद बनाने होते हैं, वकील आप खुद बनेंगे, कारगर आप खुद बनेंगे, छात्र आप खुद बनेंगे, टीम के सदस्य खुद बनेंगे, शिक्षक आप खुद बनेंगे, सहपाठी आप खुद बनेंगे, डॉक्टर आप खुद बनेंगे, पुलिस वाले आप खुद बनेंगे, वकील या फिर और अदर्स बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिनको आपको खुद प्राप्त करना है। तो अचीवमेंट जिनको आप अचीव करते हैं समाज में आके, वो आपके अर्जित होते हैं। समझ में आया। एक ऐसी चीजें होती है जिनको आप पैदा होते ही प्राप्त कर लेते हैं, और एक ऐसी चीज होती है जिसको आपको समाज में रहकर प्राप्त करना होता है। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आपकी जो परिस्थिति होती है, जो परिस्थिति होती है, उसके बाद में आपका प्रतिष्ठा, परिस्थिति और प्रतिष्ठा। बोलते हैं ना कि मेरा समाज में बहुत मान सम्मान, मेरा मेरा बहुत रुतबा है ना। इन दोनों में क्या होता है, देखो इन शब्द में अंतः संबंधित शब्द क्या होते हैं, इनकी इनको हम यूज क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या होता है। देखो, प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार और मूल्य होते हैं। हर परिस्थिति के पीछे का कोई एक मोटो होता है, कोई एक एम्स होता है ना, कोई एक एम होता है, कोई एक लक्ष्य निर्धारित होता है। परिस्थिति या पदाधिकार, परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्य के प्रति प्रतिष्ठा कहते हैं। मतलब अब देखो, आपको कोई रुतबा दे दिया, आपको क्या करा, आपको अपने आपके मोहल्ले का सभासद बना दिया या निगम पार्षद बना दिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या हो गई, वो परिस्थिति, यानी कि आपको पद दे दिया है। अब पद, जो वो पद दिया है, अब आपको उस पद के प्रति कुछ काम करना होता है ना, काम करना होता है ना। तो वही आपकी प्रतिष्ठा कहलाएगी। इसकी एक प्रतिष्ठा का मतलब होता है पहचान, प्रतिष्ठा का मतलब होता है पहचान। तो उससे आपकी एक पहचान हो गई कि भाई उस इलाके का निगम पार्षद कौन है, कि भाई एक्स व्यक्ति या एक्स महिला है ना। तो या फिर आपसे अगर हम बात करें ईस्ट दिल्ली में, जैसे कि हमारे विधायक जी कौन है, तो ईस्ट दिल्ली में हमारे जो विधायक जी हैं वो हैं कुलदीप शर्मा, है ना, उर्फ मोनू भैया। तो ये क्या है, इनकी प्रतिष्ठा पहचान विधायक जी है, लेकिन उनका एक पद है विधायक का, उसके प्रति वो काम करते हैं। तो वो उसी के जरिए क्या करते हैं, समाज में उनकी एक पहचान, एक प्रतिष्ठा है। तो ये सारी चीज यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं आप। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। मतलब अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर, अपनी पहचान के आधार पर वो अपना आपको छोटा या बड़ा। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो सांसद होते हैं, ठीक है, और जो विधायक होते हैं, अब इनमें कौन बड़ा होता है, देखो दोनों के ही रुतबे ठीक होते हैं, लेकिन इनमें हम बोलते हैं सांसद बड़ा होता है और विधायक छोटा होता है। तो वो बोल सकता है कि मेरी प्रतिष्ठा सांसद के सामने छोटी है, मेरे से बड़ा सांसद है, विधायक बोल सकता है।
सांसद बोल सकता है कि विधायक मेरे से छोटा होता है, लेकिन मान सम्मान दोनों का बराबर होता है। लेकिन अगर हम पद की बात करें तो वो बड़ा होता है। जैसे अगर उदाहरण है इसमें कि एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज्यादा होती है, चाहे उसकी आयु कम हो या उसकी आयु ज्यादा हो। समझ गए? अगर हम बात करें स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल की टीचर्स की, अगर स्कूल की प्रिंसिपल की एज कम है और स्कूल की टीचर की एज ज्यादा है, तो उनकी मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है। यानी कि बेशक प्रिंसिपल की एज कम हो, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है एज ए कंपेयर टू टीचर। टीचर की एज कितनी भी ज्यादा है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा एज ए प्रिंसिपल कम है ना? समझ गए? तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? प्रतिष्ठा और परिस्थिति के बीच जो शाब्दिक रूप होता है ना, बोलते हैं ना द्वंद्व, शब्दों का द्वंद्व जो होता है, ये इसमें डिफरेंस था। अगर हम बात करें इसकी भूमिका की, यानी कि जिस जो कोई भी व्यक्ति है, जिसे व्यक्ति या फिर जिस व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जिसकी परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, मतलब अगर हम बात करें वो अपनी परिस्थिति के अनुरूप क्या करता है? अपना रिश्ता निभाता है, अपने दायित्व निभाता है, अपनी भूमिका प्रतिष्ठा, यानी कि वो सारी चीज उसके पक्ष में होती हैं। जैसे अगर हम बात करें जो विधायक जी की, अगर हम बात करें, अगर विधायक जी अपनी भूमिका सही समय पर निभाते हैं और अपना सारा काम अच्छे से करते हैं, तो लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसकी भूमिका बढ़ेगी, उसका महत्व बढ़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या होता है, भूमिका संघर्ष क्या होता है। भूमिका मतलब होता है पार्टिसिपेंट। भूमिका बोलते हैं ना कि इसमें आप पार्टिसिपेट करो, इसमें आपकी क्या भूमिका है। जैसे बोलते हैं ना कि एक फिल्म आ रही है, उस फिल्म में अक्षय कुमार की क्या भूमिका है। भूमिका मतलब उनका क्या रोल है। तो यह एक ऐसी, मतलब क्या होता है, एक से अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता। असंगतता मतलब उस बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। यह तब होता है जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं के विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। मतलब जैसे अगर हम बात करें, एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला जिसे घर पर मां तथा पत्नी की भूमिका निभानी होती है, कार्य स्तर पर उसे एक व्यवसायिक की भूमिका निभानी होती है। जैसे अगर सपोज करो, आप में से बहुत सारे मम्मी पाप बहुत सारे बच्चों की जो मम्मियां हैं वो काम करती होंगी ना। अब वे क्या करती हैं बेचारी, उनमें घर में उनको पत्नी की भूमिका निभानी है, उनमें घर में उनको माँ की भूमिका भी निभानी है, और उसके बाद में फिर वो कंपनी में जाएंगे तो वहां पर उनको एज ए वर्कर की भूमिका निभानी है। तो ये इनके रोल्स होते हैं। यानी कि जब एक व्यक्ति अलग अलग टाइप्स के रोल को क्या करता है, अदा करता है, उसे हम बोलते हैं भूमिका का संघर्ष। यानी अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की पत्नी होती है ना। तो ये सब क्या, और वो कहीं काम करना जाए तो एज ए वहां पर वर्कर काम करती है। तो उसकी अलग अलग संगति होती है, अलग अलग भूमिका होती है। तो इसमें क्या होता है, उनके बीच संघर्ष चलता रहता है। घर में करो, फिर घर का काम करो, ये करो, फिर उसके बाद कंपनी में जाके काम करो, फिर कंपनी से काम करके आओ, फिर घर पे काम करो। तो ये उनके बीच में क्या चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। समझ में आया? ये सारी चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको रिलेट होता रहे, अच्छे से समझ में आ जाए। वरना मेरा कोई और घर की चीजों को या आपके आसपास की चीजों को खोदना या फिर उनको बताना मेरा कोई और मकसद नहीं है। मैं ये चीज चाहता हूँ कि आपको अगर कोई पढ़ रहा है, आपको कोई चीज समझनी है, आपके आसपास की चीजों के अंदर आपको उससे रिलेट करना चाहिए। क्योंकि देखो, किताबी भाषा है, किताबों में लिखी हुई चीज किताबों में रह जाएगी, लेकिन उसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल देखना है। आप जब भी समाज में अपनी ऐसी चीजों को देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज याद आ जाएगी। अब जब वो याद आ जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आप उसको किताबी भाषा में याद करेंगे, रटेंगे, तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, कभी ना कभी आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको अपने एज ए प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो आपको कभी कोई मात नहीं दे सकता, कभी कोई आपको नहीं हरा सकता। ये मेरा चैलेंज है, आपको कोई हराने वाला नहीं बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भूमिका स्थितिकरण, यानी कि भूमिकाओं की हम किस तरीके से उसको बांटते हैं, तो यह समाज के कुछ सदस्यों के लिए विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़, मतलब ये एक प्रैक्टिकली एक प्रक्रिया है जो समाज में बहुत सारी भूमिकाओं को अदा करवाता है। जैसे कि अक्सर पुरुष कमाने वाले और महिलाएं घर चलाने वाली होती हैं। अब आपको पता ही है कि अगर हम इस चीज को देखें
तो पुरुष अगर अब बात आती है तो पुरुष का सीधा नाम लेते ही आता है कि भाई वो काम करेगा बाहर और पैसा कमा के लाके घर में देगा। और अगर हम स्त्री की बात करेंगे, महिलाओं की, तो इसमें सीधा सीधा बात ये आती है कि महिलाएं घर को चलाती हैं, परिवार को बांध के रखती हैं और सारी चीज़ें समय पर करती हैं, जिससे कि आपका परिवार भी अच्छे से चलता रहे, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से पहले ही बताया था, ये पार्ट शुरू होने से, कि अगर किसी सोसाइटी पर नियंत्रण नहीं है तो वो सोसाइटी अपनी मर्जी का काम करेगी, तो उससे क्या होगा, समाज में अभद्रता फैलेगी, मारपीट होगी, लूटपाट होगी, तो बहुत सारे क्राइम होने के खतरे होते हैं। इसलिए समाज पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगर स्कूल में आपके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो तो आप जब मर्जी स्कूल से भाग जाएंगे, जब मर्जी स्कूल नहीं जाएंगे, जब मर्जी क्लास से निकल जाएंगे। टीचर पढ़ा रहा है या पढ़ा रही हैं तो आप क्या हो जाएगा, घर से बाहर, स्कूल से बाहर निकल जाएंगे। तो ये अगर आप ऐसे करेंगे तो उसके लिए नियम कानून भी बनाए जाते हैं। तो क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण मतलब होता है कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्थित, यानी कि व्यवस्था को स्थापित किया जाता है, व्यवस्था बनाई जाती है, जिससे समाज आपका अच्छे से चल सके। ये बहुत ज़रूरी है और समाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो सबसे पहले नियम कानून बनाते हैं, है ना। उसके बाद में सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि समाज तो ऐसे ही चल जाएगा, उसके लिए नियंत्रण होना क्यों जरूरी है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो आप बताएंगे कि सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम कानून जरूरी है। मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, कोई अगर देखा है ना गरम मिजाज का है या फिर लड़ाइयाँ ज़्यादा करता है, तो अगर नियम कानून नहीं होंगे तो वो किसी को भी पीट देगा, किसी को भी मारपीट कर देगा, किसी को भी उल्टा बोल देगा, तो उसके लिए नियम कानून जरूरी है ना। हाँ। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और मौलिक तत्वों की रक्षा करना, मतलब हमारी संस्कृति, कल्चर, उसको बचाने के लिए नियम कानून जरूरी है। समाज की सुरक्षा करने के लिए, बहू बेटी, बहन बेटी की, इनकी रक्षा करने के लिए, या फिर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कानून बहुत ज़रूरी है, सामाजिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सामूहिक एकता, सामूहिक एकता मतलब सबको एक साथ बांध के चलने के लिए क्या है, नियंत्रण बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है ना। अगर नियंत्रण नहीं होगा, सब अपनी अपनी चलाएंगे, सब अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी को पीटेगा, कोई कब भाग जाएगा, कोई कहाँ करेगा, कोई क्या करेगा, किसी को कुछ नहीं रोकने वाला। लेकिन अगर एक कंट्रोल बना देंगे, एक नियम कानून बना देंगे, तो सब क्या हो जाएंगे, एक कंट्रोल में आ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सामाजिक नियंत्रण के प्रकार की, सामाजिक नियंत्रण कितने प्रकार का होता है, तो सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार का होता है, औपचारिक नियंत्रण, एक अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण का मतलब होता है जिसमें हम कानून का सहारा लेते हैं, बिना किसी अहिंसा, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम सीधा कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट उसको, या हम सरकारी महकमे का वो लेते हैं। तो औपचारिक नियंत्रण क्या होता है, देखो, जब नियंत्रण या वह नियंत्रण या नियंत्रण के जो संबंधित होते हैं, या फिर आपका जिसमें हम हिंसा नहीं कर सकते, व्यक्तित्व के बारे में बात होती है, या फिर हमारा क्या होता है, संहिता बंद होता है, संहिता बंद जिसमें अहिंसा नहीं कर सकते। व्यवस्थिगत मतलब आपका व्यवस्थित मतलब एक सिस्टम के तहत। उसके बाद में अन्य और औपचारिक संसाधन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे उदाहरण, कानून का सहारा लेना। देखो, अगर आपके साथ किसी की लड़ाई हो जाती है, अगर आप उसे पीट देते हो, वो आपको पीटेगा, या फिर आप उसको पीटोगे, तो ये चलता रहता है। लेकिन जैसे अगर आपकी किसी से बातचीत हो जाती है, फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हम सीधा क्या करते हैं, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, पुलिस वाले खुद उनको क्या करते हैं, दंड देते हैं, खुद उनको क्या करते हैं, उनका जो भी होगा वो अपना आप करेंगे। तो ये क्या होता है, एक कानूनी सिस्टम होता है। लेकिन ये नहीं है कि आप, उन्होंने आपको पीटा, आपने उनको तुरंत पीट दिया, फिर उन्होंने पीटा, फिर आपने उनको गोली मार दिया, कुछ भी कर दिया। तो ये सब क्या है, ये अहिंसावाद है। तो जिसमें ये क्या है, हिंसावाद है। तो अहिंसावाद का ही सहारा लेते, कानून, पुलिस या फिर राज्य का हम सहारा लेते हैं, जिसमें अपराध की गंभीरता के अनुसार क्या होता है, जो जुर्म करने वाला होता है उसको दंड दिया जाता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है, हो सकता है उसको मृत्यु दंड भी दे दिया जाए।
सीधा सीधा। औपचारिक का मतलब होता है जिसमें हम खुद नहीं करते हैं और इसमें सरकार का, पुलिस वालों का, कानून का सहारा लिया जाता है, ठीक है। अनौपचारिक का मतलब होता है जिसमें हम कानून का या इनका सहारा नहीं लेते। इसमें क्या होता है, यह व्यक्तिगत होता है। उसके बाद में आपका क्या होता है, आशाकीय होता है। आशाकीय का मतलब होता है अशासकीय, जिसमें कोई शासन का कोई रोल नहीं होता। शासन का जैसे कि हम बोले कि इसमें कानून का कोई रोल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये हमारे घर की बात है या हमारे आपस की बात है, इसमें पुलिस वालों का क्या काम। इसमें ये सारी चीज़ें होती है, जैसे धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़िवादी, ग्रामीण समुदाय या फिर जातीय नियम कानून का उल्लंघन करना, ये सारी चीज़ें, हुक्का पानी बंद कर देना। तो ये समाज के बारे में है ना। पहले बहुत ऐसा होता था, समाज भी क्या करता था, अपने समाज से बहिष्कार कर देता था, किसी को निकाल देता था। अगर आप अपने समाज में रह के गंदा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो समाज आपको क्या करता है, निकाल देता है ना। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण क्या होते हैं, क्या उसको किस दृष्टि से देखा जाता है, तो सबसे पहले दो ही दृष्टिकोण होते हैं सामाजिक नियंत्रण के। क्या होता है आपका, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, जिसके अंदर व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें बलपूर्वक क्या होता है, उसको बताया जाता है, उस पर नियंत्रण करा जाता है। दूसरा इसका पॉइंट है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को भी लागू किया जाता है। दंड वगैरह या फिर चालान वगैरह या और सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन संघर्षवादी दृष्टिकोण क्या होता है, समाज के प्रति वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण के संसाधन के रूप में देखा जाता है। मतलब जब एक तबका क्या होता है, देखो इसमें समझना, समाज के भावी वर्गों को, प्रभावी जो वर्ग होते हैं, जो उच्च वर्ग होते हैं, बाकी समाज पर नियंत्रण करते हैं। जैसे कि बड़ा समाज वो क्या करता है, छोटे समाज पर ज़्यादातर राज करता है। तो कानून को समाज में शक्तिशाली माना जाता है और यही क्या होता है, सब पर राज करता है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं होता है। अगर हमें आगे चलना है तो हमें संघर्ष कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को आगे बताना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट शब्द देख लेते हैं जो कि हमने पढ़ते वक्त अभी बीच में देखे थे। जो बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मापदंड क्या होता है, मापदंड का मतलब होता है व्यवहार के नियम जो संस्कृति के मूल्य को प्रतिबंधित या फिर जोड़ते हैं। व्यवहार या संस्कृति के जो मूल्य होते हैं उनको जोड़ना, ये कहलाता है। यह निर्धारित किया जा सकता है या किसी दिए हुए व्यवहार या फिर इनको मानकर क्या होता है, मान सम्मान या फिर ये सारी चीज़ें। जैसे बोलते हैं ना कि मापदंड मतलब इनका, जैसे समाज में रेपुटेशन, इज्जत हो गई, हमारी समाज बहुत हमें पूछता है, भाई थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति है, बातचीत अच्छी करते हैं, समाज में अच्छा रुतबा है, तो समाज उनको पूछता है। मापदंडों को हमेशा एक तरह से या फिर किसी अन्य स्वीकृति से क्या होता है, समर्थित, यानी कि उसको किसी को बताया जाता है, समाज में उसको एक रुतबा दे दिया जाता है कि भाई यह हमारे समाज के इज्जत या फिर सम्मानित व्यक्ति हैं। तो अगर हम समाज में कोई अच्छा काम करते हैं, फिर कोई सलाह लेनी होती है तो हम इनसे ले लेंगे। गांव में अभी भी ऐसा होता है ना। प्रतिबंधित मतलब होता है कि कठोर नियम लगाकर किसी को प्रतिबंध कर देना, है ना। उनके ऊपर कोई होता है, उस पर नियम कानून से या फिर किसी अन्य प्रकार के ऊपर उनके ऊपर क्या कर देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं उनको। जैसे हुक्का पानी बंद कर देना या समाज में से उनका बहिष्कार कर देना या फिर उनको कुछ समय के लिए या 10-15 दिन के लिए समाज से बाहर कर देना कि आप समाज में नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ें प्रतिबंध होते हैं। संघर्ष मतलब आपको पता ही होता है कि हमें एक चीज़ के, अगर हम समाज में रहते हैं तो समाज में हमें निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में पहुंचने के लिए, मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग में पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। इसमें एक वर्ड भी आया था, खासी। खासी क्या होता है, देखिए उत्तर पूर्वी जो भारत है, जिसे हम मेघालय बोलते हैं, तो मेघालय की एक जाति है, मेघालय की एक जाति है जिसे हम खासी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए खासी क्या है, तो खासी शब्द एक क्या है, जाति है। खासी क्या है, एक जाति है जो कि मेघालय में पाई जाती है।
उसके बाद में जाति नियंत्रण। जाति नियंत्रण आपको पता ही है, जाति नियंत्रण का मतलब होता है सामाजिक एकजुटता। समाज में जब सब एक साथ मिलकर रहते हैं, विचलन की बजाय, विचलन मतलब होता है इधर उधर भागना, यानी कि वो अपनी सोच रहा है, वो अपनी सोच रहा है, वो अपनी बोल रहा है, वो अपनी बोल रहा है, ये सारी चीज़ें, इन सबको एक साथ जोड़ के रखना। और कोई समाज में अलग व्यवहार नहीं करेगा। समाज में व्यक्तियों का व्यवहार एक होना चाहिए, उनका दृष्टिकोण एक होना चाहिए, वो एक साथ रहकर काम करें, संतुलन बनाए रखें। तो ये नियंत्रण होना जरूरी है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो आपको पता है कि समाज कभी भी खत्म हो जाएगा, सब एक दूसरे से अपनी अपनी करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो सेकंड चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 2। इसके दो पार्ट बने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, जो आप अभी देख रहे हैं पार्ट 2 है। तो ये दो पार्ट में क्या हो चुका है, आपका चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 हम लेकर आएंगे, आपको देखने के लिए बहुत जल्दी मिल जाएगा। और चैप्टर 3 को जल्दी से जल्दी पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आपके डाउट मैं क्लियर करूंगा। और मेरे साथ कुछ बच्चों ने बोला है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए हमें, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चैप्टरों को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराऊंगा, मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा और इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आपको सारी चीज़ मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे। आपके लिए एमसीक्यू भी, हर चैप्टर के एमसीक्यू लेके आऊँगा मैं, आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू मिलेंगे। आपको पीडीएफ फॉर्म में भी ये सारे नोट्स मिलेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे और सारे चैप्टरों के नोट्स मिलेंगे। ये एक सब्जेक्ट नहीं, आपको बहुत सारे जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं सभी के आपको नोट्स मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा कि आपको ये कहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको जैसे कि ये दिखाई दे रहा है ना, तो आपको बहुत जल्दी, आपको बस 2 से 3 दिन और वेट करना है। मैं आपको काफ़ी समय से बोलता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन आप 2 से 3 दिन वेट कीजिए। ये एप्लीकेशन हमको प्ले स्टोर पर नज़र आ जाएगा। आपको क्या करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो सारी चीज़ आपको फ्री मिलने वाली है, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पेशेंस रखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें, पेपर तक आप ये कहेंगे कि सर आपने बहुत अच्छे से समझाया और आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको एक एक चीज़ आपको मिलेगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने आसपास की चीज़ों को भी देखिए। थोड़ा अभी दूरी बनाए रखिए एक दूसरे से, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है। और अपना ध्यान रखिए, है ना। तो पढ़ाई तो आप करते रहिए, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे आपको क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ समय समय पर लेके आनी है, वो हम आपके लिए लेके आएंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना नाम रोशन करिए, अपने टीचर का नाम रोशन करिए।